पर एक खास मेहमान भी होंगे हमारे साथ। जी हाँ, सुंदरम म्यूचुअल फंड के एमडी और सीईओ सुनील सुब्रमण्यम साहब से भी हम चर्चा करेंगे। उनसे जानेंगे कि उनको कैसा लग रहा है जो नया संवत जल्द शुरू होने वाला है और वो कैसे मार्केट को अप्रोच कर रहे हैं। तो शुभ निवेश, ये वो नई सीरीज है जो दिवाली से पहले प्री दिवाली पे हमने शुरू करी है। कल पहला दिन था इसका और आज है दूसरा दिन। शैल जी भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। क्या रैली देखने को मिल रही है शैल जी? 400 पॉइंट ऊपर, कल 900 पॉइंट ऊपर भागने के बाद बैंक निफ्टी। नमस्कार हेमंत जी, हमारे सब दर्शकों को शुभ प्रभात। रैली आपको देखने को मिल रही है बाजार में, चाहे इंडिसेस देख लीजिए चाहे सेक्टर्स देख लीजिए। आप पिछले 15 मिनट से एक बढ़िया स्टॉक पिकिंग फर्टिलाइजर स्पेस में कर रहे हैं और बहुत ही शानदार तेज़ी आपको आती हुई दिख रही है 3 इंडिसेस में। हेमंत जी, आपने एडवांस डिक्लाइन रेशियोज़ की बात करी। निफ्टी के मेटल इंडेक्स में आप देखिए लगभग एडवांस डिक्लाइन रेशियो 15:0 है, यानी कि 15 के 15 स्टॉक्स आपको तेज़ी में दिखेंगे। फार्मा इंडेक्स में 10 शेयर हैं, 10 के 10 ऊपर हैं। कैडला आपको 10% ऊपर आता हुआ दिखेगा और ऑटो शेयर्स की जो तेज़ी है वो देखते ही बनती है। 15:0 एडवांस डिक्लाइन रेशियो उधर भी है। तो चाहे छोटे शेयर्स हों, मंझले शेयर्स हों, लार्ज कैप शेयर्स हों, वहाँ पर आपको एक से एक बेहतरीन तेज़ी की राय आती हुई दिख रही है। हेमंत जी, मेरे ख्याल से 1-2 स्टॉक्स पर चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि सुनील सुब्रमण्यम साहब हमारे साथ 10:05 पर जुड़ेंगे और पिछले 5-6 महीनों में उन्होंने 100 करोड़ रुपया बटोरा है म्यूचुअल फंड्स के न्यू ऑफर्स में। तो वो ज़रूर कहीं ना कहीं पैसा डिप्लॉय कर रहे होंगे। कहाँ वो पैसा लगेगा उनसे चर्चा करेंगे 10:05 पर। लेकिन पहले जुड़ते हैं चंदन जी से। चंदन जी, स्वागत है आपका। बताइए किस हिसाब से आप इस तेज़ी को देख रहे हैं और कौन से ऐसे 2 स्टॉक पिक्स हैं जहां पर आप अपनी मोहर लगाएंगे बचे हुए सत्र के लिए? जी नमस्कार सेल जी, हेमंत जी। देखिए, बाजार में काफी अच्छा मोमेंटम यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन से पहले देखने को मिला है और अच्छी बात यह है कि रिलायंस के अंडर परफॉर्मेंस के बावजूद भी सिलेक्टिव बैंकिंग काउंटर ने निफ्टी को अपने आप को होल्ड करने में कामयाब रखे। तो मेरे हिसाब से 11,777 एक इंपॉर्टेंट लेवल है, इसके ऊपर होल्ड करना जरूरी है। यदि होल्ड कर गया तो बाजार की जो इमीडिएट मंदी है वो खत्म हो जाएगी। तो की लेवल पे बाजार है, बट अच्छी बात यह है कि बैंक निफ्टी नए ब्रेकआउट की तरफ जा रहा है। तो बैंक निफ्टी जब तक 25,000 के ऊपर होल्ड कर रहे हैं, 25,500 से लेकर 25,700 तक के यहाँ पे पोटेंशियल है। तो कंपैरेटिवली बैंकिंग स्टॉक ज्यादा परफॉर्म कर रहे हैं और स्टॉक वाइज बात करें तो काफी अच्छा एक्शन यहाँ पे मिल रहा है। पहला ट्रेड रहेगा ऑटो सेगमेंट से। आप देखोगे पिछले कुछ दिनों से ऑलमोस्ट सारे ऑटो काउंटर्स अच्छा कर रहे हैं और यहाँ पे मेरा फोकस अशोक लीलैंड है। इवन ये काउंटर जो इस महीने का स्टार काउंटर है हमारे लिए और मानना है कि 10-12-15% की रैली इस काउंटर में बनेगी। आप देखोगे कि इसका बेस ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है और लगभग 50 से 60% का ओपन इंटरेस्ट के बाद 90 to 93% के रोल ओवर इस काउंटर में हुए हैं। तो अशोक लीलैंड पे खरीदारी की सलाह है, काफी कन्विंसिंग ट्रेड लग रहा है। 8150 का स्टॉप लॉस, ऊपर में 89 से लेकर 90 रुपए तक का टारगेट है। तो अशोक लीलैंड प्रिफर्ड पिक है और कन्विक्शन पिक है, लॉन्ग बिल्टअप इसमें बन रहे हैं। दूसरा ट्रेड रहेगा टाटा कंज्यूमर। देखिए, टाटा कंज्यूमर अपने आप को स्टेबिलिटी बना रहे हैं। पोजिशनली हम यहाँ पे 555 के टारगेट देख रहे हैं। स्टॉक ने वीकली चार्ट पे लोअर टॉप लोअर बॉटम को ऑलरेडी निगेट करके अब 500 के ऊपर होल्ड करके नया मूव देने के लिए तैयार है। तो यहाँ पे 492 के स्टॉप लॉस से खरीदारी की सलाह रहेगी। ऊपर में 520 522 तक के टारगेट टाटा कंज्यूमर में भी देखने को मिलेंगे। कॉफी का दिन है, टाटा कंज्यूमर देखिए बढ़िया प्रदर्शन दिखा रहा है। थोड़ी देर पहले शुभम जी ने भी कहा कि ये स्टॉक उनको पसंद है। 8 बजे का देखिए उनका आज टॉप ट्रेडिंग आइडिया था और क्या रैली दिखाई है इस स्टॉक ने। थोड़ी देर पहले भी चंदन जी हम इसकी बात कर रहे थे। श्रीकांत जी के पास भी चलते हैं। श्रीकांत जी बताइए, आपका टॉप ट्रेडिंग कन्विक्शन आइडिया आज के लिए 10 के दमदार ट्रेड्स में। सुप्रभात हेमंत जी, सर जी आपको। देखिए, वैसे आज के दिन में तो हमने काफ़ी अच्छी एक्टिविटी देखी है। ऑटो ऊपर जा रहा है, फार्मा ऊपर जा रहा है। इनफैक्ट कल के जो फाइनेंशियल स्टॉक्स में जो तेज़ी देखी थी उसके बाद ऐसा लग रहा था कि अभी कौन सा सेक्टर परफॉर्म करेगा और अभी ऐसे लग रहा है कि जो फार्मा सेक्टर था उसमें काफ़ी बड़ी एक करेक्शन और मंदी आने के बाद एक वापस एक अच्छी एक रिकवरी देखने मिल रही है। तो मुझे लग रहा है कि सिंजीन एक ऐसा स्टॉक है जिसे हम फोकस कर सकते हैं। इनफैक्ट सिंजीन बायोकॉन दोनों में एक्टिविटी ज़्यादा है, लेकिन मुझे लगता है सिंजीन ये एक ऐसा स्टॉक है कि जो अभी 547 548 के करीब ट्रेड कर रहा है और एक अच्छे गैप अप ओपनिंग के बाद पिछले 2 महीने से ये स्टॉक अपने ऊपरी लेवल पे कंसोलिडेट हो रहा है। तो करंट लेवल से इसे बाय किया जा सकता है। टारगेट्स रहेंगे यहाँ पे 560 और 575 के और हम स्टॉप लॉस रखेंगे यहाँ पे 520 का। साथ ही साथ मुझे लगता है कि फाइनेंशियल्स की तेज़ी और बनेगी, क्योंकि आपने देखा होगा कि जब आईटी में तेज़ी बनी तो वो लगातार बनी थी, जब सीमेंट में बनी तो वो लगातार बनी थी और काफ़ी सारे स्टॉक्स ने बियॉन्ड एक्सपेक्टेशंस रिटर्न्स दिए थे। अभी मुझे लगता है कि फाइनेंशियल्स की बारी आई है।
आईसीआईसीआई बैंक करंट लेवल से लॉन्ग करें, 420 का स्टॉप लॉस रखें, 450 का टारगेट हम शॉर्ट टर्म में एक्सपेक्ट कर रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि ओवर द पीरियड अगर आप देखेंगे तो एक्सिस बैंक और आईसीआईसीआई बैंक और भी यहाँ से अच्छे नए हाई छू सकते हैं। हाँ हाँ बस चलिए, ये राय आपको आती हुई दिख रही है श्रीकांत चौहान साहब से। खासकर सिंजिन पर ध्यान दीजिए, 4-5 दिन की गिरावट के बाद वापस अब आपको ऊपर बढ़ता हुआ दिखेगा। हेमंत जी, हम लोग सुबह से ट्रैक कर रहे हैं फार्मा स्पेस। हमारे साथ राजेश सतपुते साहब जुड़े थे, उन्होंने ल्यूपिन पर चर्चा करी। चंदन तपड़िया साहब की राय लेते हैं और तब तक हमारे डायरेक्टर साहब एक लंबी अवधि का ल्यूपिन का चार्ट दिखाएंगे। करीब 8 या 9 दिन की गिरावट के बाद आज दिन के उच्चतम लेवल पर आपको ल्यूपिन दिखेगा 938 पर। क्या राय आपकी चंदन जी पोजिशनली स्टॉक पर? जी हाँ, देखिए ल्यूपिन एक रिवर्सल ट्रेड यहाँ पे बन रहा है, क्योंकि पिछले लगभग आप देखोगे 11 दिनों से यहाँ पे लोअर टॉप लोअर बॉटम फॉर्मेशन बन रहे थे। कल एक छोटा सा डोजी बना के आज रिवर्सल देखने को मिला है। काउंटर में शॉर्ट कवरिंग के बाद में लॉन्ग का बिल्टअप है, तो यहाँ पे एक फटाफट के स्विंग मिलेंगे, शॉर्ट भी करते हुए नजर आएंगे। और फार्मा इंडेक्स भी थोड़ा बहुत सपोर्ट बेस बाइंग दिखा रहा है, तो ल्यूपिन में अपमूव बनना चाहिए। यहाँ पे 922 का सपोर्ट रहेगा और सपोर्ट की वजह से 970 तक के टारगेट इस काउंटर में बनेंगे। बात है तो ल्यूपिन दरअसल कल परिणाम है उससे पहले भाग रहा है। अब सब लोग ये सोच रहे हैं बाजार में कि कैडलस ने अच्छे नंबर्स पेश किए तो ल्यूपिन से भी अच्छे नंबर्स की उम्मीद होगी, तो ल्यूपिन देखिए चल रहा है। मार्केट पूरा का पूरा देखिए किसी खबर पे चलता है, बिना किसी वजह से नहीं चलता, लॉजिक होता है। और देखिए लॉजिक यही है कि कैडला के बाद फिर एक्सपेक्टेशंस बनेंगी ल्यूपिन के लिए, उसके बाद बनेंगी सिप्ला के लिए। तो सिप्ला के ऊपर भी अभी से ही बात कर लेते हैं, क्योंकि कल बात करेंगे तो लेट हो जाएंगे। सिप्ला के नंबर्स भी देखिए फ्राइडे को आने वाले हैं और ये पूरा का पूरा स्पेस इस समय एक्टिव नजर आ रहा है। सिप्ला के लिए भी एक चार्ट चेक देखकर बताइए चंदन जी, क्या नजर आ रहा है आपको? ये भी मूव कर रहा है और खबर एक ही है, कैडला के नंबर्स और शेयर 10% ऊपर। बिल्कुल सही। देखिए कंपैरेटिवली आप बात करें तो कैडिला में काफी बड़ा मूवमेंट आया और बाकी सब फार्मा में कैचअप मोमेंटम देखने को मिलेगा। और सिप्ला एक पॉजिटिव टू रेंज बाउंड बायस वाला काउंटर है और इसने ऑलरेडी एक लोअर बैंड 740-43 के आसपास सपोर्ट ले चुका है। 3-4 दिन का हाई निकाल के और मूविंग एवरेज के ऊपर होल्ड कर रहा है, तो यहाँ पे अपमूव बनना चाहिए। काउंटर में यहाँ पे लगभग 755 के आसपास का सपोर्ट है और ऊपर में 790-95 तक के अपसाइड स्विंग यहाँ पे देखने को मिले। चलिए, ये तो हुए ट्रेडिंग कॉल्स आपके लिए आज के समय के लिए, लेकिन सुनील सुब्रमण्यम साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं अपने ऑफिस चेन्नई से। सुनील जी, स्वागत है आपका। बहुत शानदार तरीके से आप निवेश कर रहे हैं पिछले 2 दशक से। बताइए, जो आपने 100 करोड़ रुपए जमा किए 2-3 एनएफओज में बाजार में, वो कहाँ डिप्लॉय कर रहे हैं? कहाँ आपको तेजी दिखती है यूएस इलेक्शंस के बाद? देखिए, मैं कहूँगा कि थोड़ी मैंने पहले तो हम ज्यादा थोड़ा सेफ्टी पे ध्यान दे रहे थे और रिस्क को कम कर रहे थे, बट अब धीरे धीरे हम रिस्क को बढ़ा रहे हैं। तो आज पोर्टफोलियो में आप समझिए कि 60% रिस्क और 40% सेफ्टी की ओर होगा। तो सेफ्टी के अंदर जो सेक्टर्स है, मैं मानता हूं कि उसमें कंजम्पशन में एफएमसीजी है, फार्मा है और आईटी है। तो ये एक सेफ्टी कंपोनेंट बनते हैं जिनकी फ्यूचर अगले 12 से 18 महीने तक स्टडी दिख रही है। मगर रिस्क जोड़ने का समय आ गया, इसलिए हम धीरे धीरे अभी कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी जिसको कहते हैं, यानी कंज्यूमर ड्यूरेबल्स जैसे एसी, रेफ्रिजरेटर और ऑटो भी इसमें शामिल होता है। तो धीरे धीरे हम अपना एक्सपोजर ऑटो और कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी में बढ़ा रहे हैं। और सबसे अहम चीज है कि बैंकिंग, जिसमें कोविड क्राइसिस के बाद ही थोड़ा दबाव आया था, तो अब आने वाले दिन में जैसे ही वी शेप रिकवरी सामने आती है तो बैंकिंग की हालत मैं देखता हूं कि बहुत बढ़िया हो सकती है। तो बैंकिंग का खाली बैंक मत समझिए, बीएफएसआई मानते हैं हम, बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज, इंश्योरेंस, वेल्थ मैनेजमेंट, ये सबको कुल मिला के मेरे को वही एक बहुत बढ़िया मल्टीबैगर, क्योंकि अभी पिछले 3-4 महीने में जो दबाव आई थी उस सेक्टर में, अब वैल्यूएशंस की सपोर्ट भी है। वेरएस आईटी और फार्मा में वैल्यूएशंस बढ़ गए हैं, तो आने वाले दिन में उनकी एक अर्निंग्स ग्रोथ अच्छी रहेगी। मगर क्योंकि मार्केट ने ऑलरेडी थोड़ा प्रेडिक्शन कर दिया है कि इनकी फ्यूचर अच्छी है, भविष्य अच्छी है, तो उन्होंने ऑलरेडी खरीदा है, तो वैल्यूएशन थोड़ा बढ़ गए, तो एक नॉर्मल रिटर्न हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं आईटी और फार्मा से। मगर मेरे को कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी और बैंकिंग में से बहुत बढ़िया रिटर्न्स दिखते हैं। और मे बी एक 3-6 महीने ऑब्जर्व करने के बाद हम इंडस्ट्रियल्स और साइक्लिकल्स, जो मैन्युफैक्चरिंग रिकवरी के पीछे जुटी है, अभी अब मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई देखा, बहुत जबरदस्त 13 ईयर हाई पे आया है, पर अभी भी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन देश में कमी है।
तो कैपेसिटी जैसे डिमांड बढ़ती है कंजम्पशन के साथ, तो कैपेसिटी बढ़ेगी। तो मेरे ख्याल में 6 महीने में आपको फ्रेश कैपेसिटी की नीड आएगी, तो धीरे धीरे वो आपको डोमेस्टिक कैपेसिटी क्रिएटर्स भी ऑर्डर बुक्स बढ़ाएंगे स्मॉल एंड मिड कैप कंपनीज के लिए। तो हमारी पोर्टफोलियो की राय यही होगी कि धीरे धीरे ओवर द नेक्स्ट 6 मंथ्स हम रिस्क या साइक्लिकल्स एंड इंडस्ट्रियल्स को थोड़ा बढ़ाएंगे और सेफ्टी को एक थोड़ा कम रखेंगे। तो यही है सोच हमारी। तो यूएस इलेक्शन की बात जो हुई, तो देख लीजिए 2 चीज है। एक, मार्केट में जरूर अनसर्टेनिटी आएगी, क्योंकि 2 चीज है इलेक्शन के पीछे। एक है ट्रंप और बिडेन ऑपोजिट एंड ऑफ द स्पेक्ट्रम में है। बिडेन एक लेफ्ट ऑफ सेंटर है, ट्रंप एक्सट्रीम राइट में है। तो क्या होता है कि उनकी जो इफेक्ट जो होगी, प्रो बिजनेस माने जाते थे ट्रंप, मोदी के साथ भी उनका गठबंधन अच्छा था, मगर ऐसा नहीं है कि बिडेन एंटी इंडिया होंगे, क्योंकि एक वाइस प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट एक इंडियन ओरिजिन लेडी है। तो एक जो पॉलिटिकली पोलराइजेशन है, मैं इकोनॉमिकली उतना फर्क नहीं देख रहा हूं कि दोनों के सामने, ट्रंप और बाइडेन दोनों के सामने एक ही एक अपोजिशन जो है वो है कोरोना क्राइसिस। तो दोनों को एक ही ये निपटाना होगा। सेकेंड, आप मार्केट के लिए 3 चीज होते हैं ना। एक होती है फिस्कल स्टिमुलस जो गवर्नमेंट देती है, राइट। दूसरी होती है मॉनेटरी स्टिमुलस जो फेड देती है, और रेट कट का स्टिमुलस जो फेड देती है। तो रेट कट और मॉनेटरी स्टिमुलस तो जारी रहेंगे, कौन सा भी गवर्नमेंट आ जाए। तो मार्केट के लिए अच्छी खबर है। तो भले ही अगले 2-3 महीने में ये इलेक्शन, और इलेक्शन के बाद एक है ये अपोजिशन। सेकंड, आपको ध्यान में रखना चाहिए उधर हाउस ऑफ रिपब्लिकन्स एंड हाउस ऑफ सेनेट, 2 जैसे हमारे लोकसभा राज्यसभा होते हैं, उधर भी 2 हाउसेस हैं। अगर वो हाउसेस ऑपोजिट पार्टी में चली गई, चाहे ट्रंप आए मगर वो डेमोक्रेट के हाथ में चली गई, या बाइडेन आए और वो रिपब्लिकन, तो ही प्रॉब्लम होगी। क्योंकि कुछ भी कठिन लॉ रिफॉर्म ऐसे बिल्स कुछ पास करने हो तो आपको पार्लियामेंट का बहुमत भी चाहिए। तो वो चीज भी देखनी चाहिए कि इलेक्शन के पीछे ये बात है कि ट्रंप या बाइडेन आता है। दूसरी बात होगी क्या उनको गठबंधन मिलता है, हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट जो है उनके पास, वो भी उनके साथ उनके पार्टी को मिल जाए, तो भविष्य अमेरिका का बहुत बढ़िया हो सकता है, क्योंकि लॉज और रिफॉर्म्स जबरदस्त पास कर सकते हैं। तो ये 2-3 महीने में ये सब स्थिति सामने आने तक, दिसंबर में एफआईआईज जो हेज फंड है वो प्रॉफिट भी बुक करते हैं, तो थोड़ा वॉलेटिलिटी दिसंबर तक रहने की मैं आशा कर रहा हूं। वो हमारे लिए अच्छी चीज है, क्योंकि हमें चाहिए कि अच्छे शेयर को सस्ते में खरीदें, हमें चाहिए गुड ग्रोथ एट रीजनेबल प्राइस। तो ये शॉर्ट टर्म में जो भी वॉलेटिलिटी आएगी, हम एक अच्छा बाइंग अपॉर्चुनिटी समझेंगे, और उसके बाद जनवरी में 2-3 अच्छी खबरें आने की एक वक्त है। क्या? फर्स्ट, खरीफ क्रॉप की हार्वेस्ट, बैसाखी, पोंगल, उस टाइम में हार्वेस्ट आती है, तो अग्री जीडीपी ग्रोथ, हमारी ओवरऑल जीडीपी ग्रोथ को नेगेटिव से पॉजिटिव में लाने की ताकत है एग्रीकल्चर में इस फर्स्ट क्वार्टर ऑफ नेक्स्ट ईयर में। सेकेंड चीज ये होगी कि फूड सप्लाई खरीफ के कारण बढ़ेगी, तो इन्फ्लेशन घटेगी। अगर इन्फ्लेशन घटती है तो आरबीआई के साथ रेट कट का भी उम्मीद बढ़ता है, वो भी मार्केट के लिए अच्छी खबर है। तीसरी चीज है 1 फरवरी को बजट, और इस बजट एक अहम बजट होगी, क्योंकि सभी रेटिंग एजेंसीज इस बार थोड़ा एक लीवे देने की मूड में है। सभी देशों को कोरोना महामारी के खिलाफ लड़ने के लिए फिस्कल डेफिसिट को थोड़ा वो इतना टाइट नहीं देखेंगे, तो इंडिया के पास भी थोड़ा रूम होगी, तो इंफ्रास्ट्रक्चर और ऐसे पुश के लिए बजट से भी अच्छी खबर आ सकती है। तो मेरे ख्याल में फर्स्ट क्वार्टर में बहुत बदलाव आ सकता है और मार्केट न्यू हाइस तक पहुंच सकती है। वाह, तो मार्केट न्यू हाइस तक पहुंच सकती है। बढ़िया बता रहे हैं आप सर। और बजट की तैयारियां देखिए सरकार ने करनी शुरू भी कर दी है, इंडस्ट्री से बातचीत शुरू हो चुकी है। इस डॉक्यूमेंट का तो सबको इंतजार रहता ही है। लेकिन आपने जो सुमो फंड में इतना सारा पैसा जुटाया है, कुछ और एनएफओज भी लाने का प्लान है क्या? वो मुझे याद आता है जब पिछली बार आपसे बात हुई थी तो वो बड़ा सा सुमो आपने दिखाया था और आपने कहा था साइज मैटर्स। ये बताइए इस समय मिड कैप्स पर ज्यादा फोकस करें या लार्ज कैप्स के ऊपर ज्यादा फोकस करें, आप क्या कह रहे हैं? मैं कहूंगा कि अगले 6 महीने के लिए लार्ज कैप पे ही फोकस रहे, क्योंकि वॉलेटिलिटी जो आती है एफआईआई, देखिए मार्केट को किसने बढ़ाया? एफआईआई ने बढ़ाया। अप्रैल के बाद करीबन 1 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट उन्होंने किया है, whereas डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स ने करीबन 30,000 करोड़ की खरीदारी करी है। तो मार्केट की बढ़त के पीछे एफआईआई का हाथ है। अभी वॉलेटिलिटी आती है, एफआईआई फ्लोज, यूएस इलेक्शन या यूरोप में एक सेकेंड वेव ऑफ पैंडेमिक आ रही है, उसके कारण वॉलेटिलिटी लार्ज कैप में आएगी। तो अच्छे क्वालिटी कंपनीज को आपको
एक सस्ते दाम में मिलने की एक आशा रख सकते हैं 6 महीने के लिए। तो मेरे ख्याल में 6 महीने के लिए थोड़ा लार्ज कैप ओरिएंटेड ही रहे, उसके बाद हम मिड कैप का फोकस बढ़ा सकते हैं। तो आज मैं कहूंगा कि 70% लार्ज कैप, 30% मिड एंड स्मॉल। 6 महीने के बाद आप उसको 60-40 या 50-50 में बदल सकते हैं। मगर इनिशियली मेरे को लार्ज कैप में बहुत अपॉर्चुनिटीज अभी भी शामिल दिखती है, क्योंकि दूसरी चीज और एक बात, एक है एफआईएस की बात, सेकेंड पोलराइज्ड रैली लार्ज कैप में हुई है, 10-12 स्टॉक्स बढ़े हैं, मगर मेरे ख्याल में रिकवरी जैसी होती है तो ये ब्रॉड बेस होगी, लार्ज कैप के अंदर पहले ब्रॉड होगी, उसके बाद ब्रॉडर मार्केट में आएगी। तो मेरे ख्याल में एक 6 महीने का वक्त दीजिए, लार्ज कैप्स को अभी भी जूस है, और उसके बाद मिड एंड स्मॉल कैप का रैली जबरदस्त शुरू हो सकता है। जी सुनील जी, आपने लार्ज कैप्स की चर्चा करी, अगर आपका सेक्टोरल चॉइस हो तो लार्ज कैप्स में कौन से पहले 3 सेक्टर्स हैं जहां पर आप निवेश करेंगे, जो आपने करोड़ों रुपया रेस किया है बाजार से? मेरे ख्याल में बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज नंबर 1 सेक्टर होगी, सेकंड होगी आईटी। ये दोनों ग्रोथ ओरिएंटेशन से मैं कर रहा हूँ। बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विस का ग्रोथ तो वी शेप रिकवरी में, बैंक्स के पास सस्ता पैसा बहुत पड़ा है, एनपीए का साइकिल में भी कामत कमिटी की रिस्ट्रक्चरिंग हेल्प करेगी, और स्ट्रॉन्ग बैंक्स की मार्केट शेयर जबरदस्त इंप्रूव हो सकती है, और वी शेप रिकवरी में उनका हाथ जरूर होगा। तो ये बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज की बहुत बड़ी एक एलोकेशन होगी। सेकंड आईटी के कारण ना ही कि एक सेफ्टी सेक्टर है, मगर पोस्ट पैंडेमिक वर्ल्ड में डिजिटाइजेशन और हार्डवेयर और आईटी कंसल्टिंग की डिमांड इतनी बढ़ेगी कि आईटी एक वापस जो पुराने टाइम में ग्रोथ माना जाता था आईटी सेक्टर को, वो स्थिति हम देख रहे हैं अगले 3-4 साल के लिए आईटी में आ सकती है, और लार्ज कैप शुरू होके फिर मिड एंड स्मॉल कैप आईटी में भी ये कैरी ऑन होगी उसकी इफेक्ट। तो सेकंड होगी आईटी सेक्टर, और थर्ड सेक्टर मैं मानता हूं कि कंज्यूमर, हाई एंड कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी, यानी ऑटो, हाउसिंग, रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर, क्योंकि रूरल में अच्छी हार्वेस्ट होने से लोगों के पास पैसा होगा तो नेचुरली खरीदारी बेसिक नेसेसिटी से कुछ डिजायरेबल चीज के ऊपर जाएगी। और अगले समर, पिछले समर खराब रहा था एयर कंडीशनर, कूलिंग, वो सब इंडस्ट्री के लिए, अगले समर जबरदस्त होगी, क्योंकि लोगों ने खर्चा नहीं किया तो वो खर्चा शुरू होगी, और वो अभी दिवाली से भी शुरू हो सकती है। तो मेरे ख्याल में कंजम्पशन एक बहुत बड़ा चीज है, उसके अंदर एक ऑटो भी एक ऐड करना चाहिए, और एक हाउसिंग सेक्टर भी, क्योंकि हाउसिंग लोन रेट्स अभी ऑल टाइम लो पे है, तो हाउसिंग लोन में भी रिटेल डिमांड पिकअप हो रही है। तो मेरे ख्याल में ये ब्रॉडर कंजम्पशन, हायर एंड कंजम्पशन तीसरी सेक्टर होगी। डिफेंसिव में थोड़ा फार्मा भी प्ले करेंगे। फार्मा की फ्यूचर अच्छी है जब तक ये पैंडेमिक का वैक्सीन क्यूर का सिचुएशन कंप्लीट नहीं होता है, उसमें 1-1.5 साल लगेंगे, मगर फार्मा में क्या है कि वैल्यूएशंस बढ़ गए, बिकॉज सभी लोग की उम्मीद है कि ये फायदा उनको मिलेगा। तो ये फायदेमंद सेक्टर है, मगर वैल्यूएशंस बढ़ने के कारण उतना रिटर्न नहीं आ सकता है जितना बाकी सेक्टर जो मैंने नाम उठाया है अभी। जी सुनील जी, आप ज़्यादातर ग्रोथ और उस पोजीशनिंग को देखते हैं जहां पर आपको अर्निंग्स और टॉप लाइन एक्सपेंशन आता हुआ दिख रहा है। बीट एंड डाउन सेक्टर्स में अगर आप ध्यान दें तो हमारे बहुत सारे निवेशक पब्लिक सेक्टर बैंक्स और पब्लिक सेक्टर कंपनीज में आपको निवेशित दिखेंगे, और वो एक्चुअली परेशानी में हैं। कहीं यहाँ पर आपको डीप वैल्यू में पैसा डालने की कभी इच्छा हुई, और अगर नहीं तो उसके पीछे क्या कारण है? डीप वैल्यू है पब्लिक सेक्टर बैंक्स में और बाकी पब्लिक सेक्टर में। तो इसमें क्या होता है कि वो डीप वैल्यू कंटिन्यूसली डीप वैल्यू रहती है। इसमें 2-3 कारण है इसके। फर्स्ट है कि पब्लिक सेक्टर एक इनएफिशिएंट व्हीकल है, क्योंकि उधर जॉब गारंटीज है, तो पेंशन्स भी है, तो एक उनका जो एफिशिएंसी ऑफ फंक्शनिंग में एक प्रॉब्लम होती है। सेकेंड चीज है कि जो भी प्रॉफिट मेकिंग पीएसयूज होते हैं ना, उनका डिविडेंड पे आउट हाई होता है, बिकॉज गवर्नमेंट को डिविडेंड की इनकम की जरूरत होती है। तो ओरिजिनली पीपल को क्या था कि मेरे को भी वो डिविडेंड मिलेगा करके एक डिविडेंड डील के तौर पर पीएसयू को देखते थे, फैंटास्टिक डिविडेंड डील। मगर प्रॉब्लम क्या है कि अभी डिविडेंड में टैक्सेशन आ गया ना, तो डिविडेंड का इनकम कैपिटल गेन से इंफीरियर है। तो पब्लिक सेक्टर से जो डिविडेंड से इनकम आता है तो नेचुरली उसकी वैल्यू कम है रादर देन प्रॉफिट मेकिंग। थर्ड चीज है कि गवर्नमेंट प्राइवेटाइज कर रही है ना, तो प्राइवेटाइजेशन में और डिसइन्वेस्टमेंट में फर्क होता है। अगर वो प्राइवेट सेक्टर के हाथ में दे देती है
तब इनका भविष्य बहुत बढ़िया हो सकता है, क्योंकि जो लैंड बैंक उनके पास है, जो लाइसेंसेस उनके पास है, इसको कोई बीट नहीं कर सकता। मगर खाली डिसइन्वेस्ट कर रही है 10-15% और मैनेजमेंट कंट्रोल अभी भी पीएसयू माइंडसेट में है, तो उनकी फ्यूचर की बढ़त इट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन दिस पीएसयू बट उनके सेक्टर की ओर। जैसे अगर मेटल सेक्टर अच्छा कर रहे हैं तो पीएसयू मेटल्स में अच्छा करेंगे, जैसे बैंकिंग में अच्छा स्थिति हो गया तो पीएसयू बैंक्स में। तो सेक्टर की ओर से आप देखकर ये डीप वैल्यू को भी आपको फर्क करना पड़ेगा कि क्या अंडरलाइंग सेक्टर में आपको ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है। तो इवन पीएसयू इनएफिशिएंसी में भी उसका फायदा उठा सकती है। जैसे मेटल में रैली होती है तो नेचुरली आपको पीएसयू स्टॉक्स पर भी रैली मिलेगी और अच्छा पैसा बन सकता है। तो मेरे ख्याल में पीएसयू को एक तरह से न देखे, पीएसयू को देखे क्या इसमें प्राइवेटाइजेशन की उम्मीद है तभी खरीदे, क्योंकि प्राइवेटाइजेशन के बाद एकदम बदलाव आ सकता है उनके परफॉर्मेंस में और शेयर प्राइस में। सेकंड, आप सेक्टर देख के चुनिए पीएसयू को, अच्छी सेक्टर है तो उसमें ये डीप वैल्यू स्टॉक आपको एक अच्छा रिटर्न भी दिलवा सकती है। वैसे तो ओवरऑल पीएसयू के जो एक्सपीरियंस हमारी रही है, 2009 में हमने एक पीएसयू अपॉर्चुनिटीज फंड लॉन्च किया था, बहुत पैसा भी इकट्ठा किया, पर हमने देखा कि अगले 5-6 साल में जो उम्मीदें थी कि पब्लिक सेक्टर एक नई रूप उठाएगा और एक अच्छा एफिशिएंट व्हीकल बनेगा, वो उम्मीद ठीक नहीं चली। तो अभी भी मैं सोचता हूं कि गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर को एक प्राइवेटाइज करके अगर प्राइवेट सेक्टर के हाथ में दे देती है कुछ कंपनियों को, तभी उनके भविष्य अच्छा होगी। तो ऐसे स्टॉक्स आप चुनिए जहां पे प्राइवेटाइजेशन का उम्मीद ज्यादा हो। बिल्कुल जी, आपका बहुत बहुत आभार सुनील जी, आप हमारे साथ जुड़े और मैं उम्मीद करता हूं अगले 6 महीनों में जब आप सेफ्टी से रिस्क की तरफ मूव करेंगे तो आपका फंड और आपके नेट एसेट वैल्यूज़ बहुत अच्छी तरीके से बढ़ेंगे और आपके निवेशक बहुत खुश होंगे। इसी के साथ साथ इस त्योहार की शुभकामनाएं हमारी तरफ से आपको और आपके परिवारों को, आपके सब निवेशकों को भी दीपावली की शुभकामनाएं। आपको भी हैप्पी दीपावली। जी जी, हैप्पी दिवाली सर इन एडवांस साहब। तो देखिए आपका बहुत बहुत दिवाली से पहले एक से बढ़कर एक मेहमान आपको सीएनबीसी आवाज पर 10 के दमदार ट्वीट्स में मिल रहे हैं जो बता रहे हैं कि उनका नजरिया दिवाली के लिए क्या है और आगे नए संवत के लिए क्या है। 500 पॉइंट ऊपर वाओ, लेकिन देखिए बैंक निफ्टी में जबरदस्त रैली देखने को मिल रही है। थोड़ा सा पॉज लेने के बाद बैंक निफ्टी ने एक सेकंड चाल दिखानी शुरू कर दी है, 550 हो गया। अब तो देखिए बैंक्स में ही खरीदारी हो रही है और ये वो सेक्टर है जो बढ़िया प्रदर्शन दिखा रहा है। 1:2 का एडवांस डिक्लाइन रेशियो। एक चीज और आपको दिखाना चाहता हूं वो है इंडिया विक्स। डॉक्टर साहब प्लीज एक बार दिखाइए। इंडिया विक्स नीचे हो तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आज एक देखिए बढ़िया दिन हो सकता है भारतीय बाजारों के लिए और ये देखिए सूचकांक दिखा रहा है कि ये दरअसल आज ठंडा पड़ा हुआ है। ये डर का सूचकांक है, ये बढ़ता है तो दिक्कत, ये घटता है तो अच्छा। बुल्स दरअसल इसके ऊपर हमेशा एक निगाहें टिकाए रखते हैं और यहां पर एक बढ़िया रैली देखने को मिली। शैल जी, आज हम लोगों ने पिछले कार्यक्रम में खूब सारे फर्टिलाइजर शेयरों की बात करी और क्या मूव देखने को मिल रहा है। सारे के सारे स्पेस में तगड़ा एक्शन देखा जा रहा है, चाहे वो एनएफएल हो चाहे वो फैक्ट हो। इस समय भी देखिए ये शेयर मजबूती के साथ टिके हुए हैं और नतीजों से पहले ये स्टॉक्स, ये स्पेस काफी गर्म रहने वाला है, ऐसा सेंस मिल रहा है। हेमंत जी, आपने बहुत सारे स्टॉक्स ट्रैक किए आज सुबह, नेशनल फर्टिलाइजर, फैक्ट, जीएसएफसी, जीएनएफसी, और ये सब इसीलिए तेजी में थे क्योंकि कोरोमंडल इंटरनेशनल के नतीजे बहुत अच्छी तरीके से आपको बढ़ते हुए दिखे। चंदन तपड़िया साहब से जुड़ेंगे। चंदन जी, जरा मीडियम टर्म चार्ट देखिए चंबल फर्टिलाइजर्स का। 7-8 दिन की गिरावट के बाद स्टॉक आज अपने 50 डीएमए से एक शानदार बाउंस ले रहा है। बताइए पोजिशनली चंबल आपको कैसा लगता है? हेमंत जी, अगर आपको याद हो तो कल का खिलाड़ी आज में एक बार हमारे साथ नीरज जी ने इस स्टॉक को चुना था और उस दिन ये 18% बढ़ा था और इसके नतीजे आएंगे थर्सडे को 5 नवंबर को, तो ये भी नंबर से पहले बढ़ सकता है। जरूर सेल जी, देखिए पूरे आपकी राय चंबल फर्टिलाइजर पे? जी हाँ सेल जी, देखिए पूरे फर्टिलाइजर सेक्टर में यहाँ पे बाइंग इंटरेस्ट बना हुआ है। आप देखो एनएफएल चला है और चंबल अब मेजर सपोर्ट से टर्न हो रहा है और अच्छी बात यहाँ पे ये है कि 50 दिन के मूविंग एवरेज के आसपास का सपोर्ट लेके लास्ट ट्रेडिंग सेशन की जो बेरिश कैंडल है उसको पूरा एक नलीफाई करने के लिए तैयार हो रहा है। तो अच्छा सपोर्ट है, वीकली स्ट्रक्चर पॉजिटिव है और डेली में जो डिक्लाइन आ रहा है वो काउंटर को एक बेटर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो दे रहा है। तो इस काउंटर में जो कल का लो था मेरे हिसाब से वही एक सफिशिएंट सपोर्ट रहेगा। 156 के सपोर्ट से लेना चाहिए। सबसे पहले तो 164 इमीडिएट बेसिस पाएगा और अल्टीमेट टारगेट इसके 175 आ रहा है।
बढ़ना शुरू हो रहा है, ये धीरे धीरे करके बढ़ रहा है। अब आप देखिए दिन के हाईज पर चंबल फर्टिलाइजर निकलता हुआ आपको नजर आ रहा है। ये स्पेस बहुत ही बढ़िया नजर आती है। एक चार्ट चेक आप श्रीकांत जी से भी लेते हैं। श्रीकांत जी, चंबल कितना बढ़ेगा? वैसे देखिए, अगर फर्टिलाइजर में तेजी बनती है तो हमने हमेशा ही चंबल फर्टिलाइजर में अच्छी तेजी देखी है। करंट लेवल 160 के है। इनफैक्ट इसकी फंडामेंटल एक ट्रेडिंग रेंज बनी है 190 और 150 की, और इस बार के इसके जो गैप अप ओपनिंग के जो फॉर्मेशंस बने हैं वो इंडिकेट करते हैं कि शायद वापस ये स्टॉक एक बार अपने जो अपवर्ड बाउंड्री है 190 193 की, 190 के करीब के लेवल्स की, वहां पे वो जाके उसे छू सकता है। तो करंट लेवल से लॉन्ग करें, 160 रुपए के आसपास अभी ये ट्रेड कर रहा है, और हम वापस एक बार 190 के टारगेट्स कम से कम देख सकते हैं। बट अगर ये ओवरऑल अगर सेक्टर में अगर तेजी बनती है तो मुझे लगता है कि अभी भी यहाँ से कोरोमंडल फर्टिलाइजर बाय करना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे जो फॉर्मेशंस है वो दिखा रहे हैं कि ये स्टॉक 1000 के लेवल्स को आने वाले कुछ हफ्तों में या शायद कुछ महीनों में छू लेगा। तो कोरोमंडल फर्टिलाइजर नो डाउट वेरी फर्स्ट चॉइस रहेगी, लेकिन चंबल फर्टिलाइजर भी 190 से लेकर 200 के टारगेट्स छू सकता है। बिल्कुल, तो 190 से 200 तक के टारगेट छू सकता है। और देखिए अब ये मूव कर रहा है। सारे के सारे फर्टिलाइजर शेयर आज दिन ही दरअसल फर्टिलाइजर स्टॉक्स का है। अच्छा मूवमेंट इन सारे स्टॉक्स में देखने को मिल रहा है। तो फर्टिलाइजर स्टॉक्स बजिंग है, अच्छा प्रदर्शन आज के सत्र में दिखाते हुए नजर आ रहे हैं आपको। अच्छा, और कहां पर एक्शन है? आईसीआईसीआई बैंक पर भी नजर डाल लीजिए। आईसीआईसीआई बैंक में दरअसल जो तेजी देखने को मिल रही है पिछले 5-7 मिनटों में, उसके चलते बैंक निफ्टी और भागता हुआ नजर आ रहा है। अल्टीमेट वाले टारगेट्स बताइए चंदन जी, आईसीआईसीआई बैंक कहां तक जाएगा? देखिए, अल्टीमेट टारगेट तो लगभग 480 के आसपास आ रहे हैं। और आप देखोगे इसका जो 420-22 का जो हर्डल होता था मंथली चार्ट पे, लगातार 3 महीने से वो हर्डल नहीं निकल रहा था और उस हर्डल के ऊपर होल्ड कर रहा है। तो इसमें एक और बड़ा स्विंग आएगा और 480 तक के लेवल यहाँ पे बनेंगे। किसी के पास पोजीशन है तो वो 420 के ट्रेलिंग से रखें, 420 के ट्रेलिंग से 475 480 के टारगेट। चलिए, ये राय आपको आती हुई दिख रही है एक से एक स्टॉक्स पर जहां पर हमने चर्चा की थी। चंदन जी, आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एक बहुत अच्छी पोजीशनिंग मुझे चार्ट्स पर टीसीएस पर आती हुई दिख रही है। लॉन्ग साइड पर अगर आपके सामने कोई ऑप्शन ट्रेड हो तो आप इस जानदार काउंटर पर सजेशन दीजिए। जी असल जी, देखिए टीसीएस में जो ऐसा लग रहा है कि अब जो 3-4 वीक का करेक्शन था वो कंप्लीट हो चुका है और अब अपने आप ये काउंटर है वो मल्टीपल सपोर्ट को होल्ड कर रहा है। आप देखोगे 4 दिन पहले भी 2600 का लो बनाया था, कल बिकवाली देखी थी और आज भी लगभग 2607 का लो है, कल भी उसी लो के आसपास है। तो कहीं ना कहीं 2600-2605 का मल्टीपल सपोर्ट पिछले 5 दिनों से काम कर रहा है। तो यहाँ पे थोड़ा सा भी होल्ड किया तो यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग आएगी, क्योंकि पिछले 3-4 सप्ताह में काउंटर गिरा तो थोड़े शॉर्ट्स बने थे। तो इसके लिए यहाँ पे 2600 का एक छोटा सा सपोर्ट जो मौजूदा लेवल से 1.5% है, उसके स्टॉप लॉस से काम करना चाहिए। और यहाँ पे 2700 की कॉल में ट्रेडिंग की जा सकती है जो 47 के आसपास चल रही है। इस कॉल में आप 10 रुपए नीचे नहीं 37 का स्टॉप लॉस लगाइए। ऊपर में कॉल 70 रुपए तक जाने की संभावना है। वहीं टीसीएस ऊपर में 2750 तक का बाउंस दिखा सकता है। ऑल राइट, तो नजर रहेगी टीसीएस पर। आईटी शेयरों में भी देखिए जबरदस्त रैली देखने को मिल रही है। बहुत बहुत शुक्रिया चंदन जी, श्रीकांत जी, आप दोनों का समय निकालने के लिए, इस चर्चा में आज शामिल होने के लिए। और इससे पहले इस कार्यक्रम का अंत करें, एक और आपको दिग्गज इन्वेस्टर की बाइट सुनवाते हैं, बयान सुनवाते हैं। शंकर शर्मा साहब जाने माने इन्वेस्टर हैं और वो ये कह रहे हैं कि केमिकल, फार्मा और सॉफ्टवेयर सेक्टर पर की नजर बनी हुई है और बहुत सारे स्टॉक्स हैं स्पेस से जो वो इस समय खरीद रहे हैं। सीएनबीसी आवाज से एक्सक्लूसिव बातचीत में उन्होंने कहा कि बैंकिंग शेयरों में कोई खास कमाई उनको कम से कम इस समय नजर नहीं आती है। तो हमारा ये मानना है, इट वाज ओनली अ लैगर्ड्स रैली, देयर इज नथिंग स्ट्रक्चरली दैट हैज चेंज्ड फॉर द बेटर फॉर बैंक्स। तो ये सेक्टर अभी भी अवॉइड लगता है हमें। इसके अलावा बाय एंड लार्ज अगर आप आईटी, फार्मा, केमिकल्स वगैरह जैसे सेक्टर्स में थोड़ी चुन के समझदारी से समझबूझ अपने अगर 25 कंपनियां ली हैं तो बाय एंड लार्ज योर पोर्टफोलियो शुड डू वेल इवन नेक्स्ट ईयर। ऑलराइट, तो ये पूरा इंटरव्यू आप देख सकते हैं 11:57 पर सीएनबीसी आवाज पर। तो शंकर शर्मा साहब दिवाली के अटायर में आपको देखेंगे बस सीएनबीसी आवाज पर, और हर रोज एक से बड़ा एक इंटरव्यू आप देखेंगे इन द रन अप टू द दिवाली। ये फेस्टिवल की जो बहार है देखिए वो बाजार पर भी छाई हुई है और हम दिग्गज इन्वेस्टर्स को बुलाकर बात कर रहे हैं कि अगला संवत कैसा रह सकता है। चलिए, इस शो में शैलजी और मुझे दीजिए विदा। आप कहीं मत जाइए, बने रहिए सीएनबीसी आवाज के साथ। 10 के दमदार ट्रेड में आज इतना ही। प्रदीप अब आपके सामने पेश करेंगे ट्रेडर्स हॉटलाइन। प्रदीप, ओवर टू यू। शुक्रिया हेमंत आपका।
तो बाजार इस समय जबरदस्त तेजी के मूड में चल रहा है और देखिए लगता है कि अमेरिका की अब चिंता नहीं रह गई। अमेरिका के चुनाव पर तो नजर होगी, लेकिन आपकी नजर किसी भी स्टॉक पर हो, आप हमें तुरंत अपना सवाल पूछिए ट्विटर पे #AskAwazCash या #AskAwazFNO इसका इस्तेमाल कीजिए। आपकी पोजीशन कैश मार्केट में है या वायदा कारोबार में है, इस हिसाब से। तब तक मैं आपको बताता हूं इस वक्त की बड़ी खबरें। बैंकिंग शेयरों के दम पर